हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे वाणिज्यवाद की तीसरी क्लास की। हम 2 क्लास पीछे पढ़ चुके हैं, आज तीसरी क्लास की बात करेंगे वाणिज्यवाद के विस्तार कि वाणिज्यवाद का किन किन देशों में, यूरोपीय देशों में विस्तार हुआ। तो इसमें आता है पहला हुआ इंग्लैंड में, दूसरा फ्रांस में, तीसरा स्पेन, चौथा पुर्तगाल, पांचवा पर्सिया, छठा ऑस्ट्रेलिया और सातवां है हॉलैंड। अब पहले हम पढ़ते हैं इंग्लैंड में। इंग्लैंड में वाणिज्यवाद का विस्तार कैसे हुआ या वाणिज्यवाद कैसे पनपा इंग्लैंड में। कि वाणिज्यवाद का विस्तार ट्यूडर वंश है जो कि 1485 से 1603 में उनका शासक था, उसमें इनके तत्व दिखाई दिए। लेकिन इसका वास्तविक विस्तार एलिजाबेथ प्रथम के काल में हुआ। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। आप जानते होंगे ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने भारत को उपनिवेश बनाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की? 31 दिसंबर 1600 में। अब 31 दिसंबर 1600 में उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और व्यापार आरंभ किया। उन्होंने अपना व्यापार खूब फैलाया और अपने व्यापार को फैलाने के लिए, अत्यधिक समृद्ध करने के लिए क्या किया? उन्होंने फ्रांसीसी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया कि भाई फ्रांस की कोई भी वस्तु है वो हमारे देश में नहीं आएगी। उनके आयात निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया और उनके आयात निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के साथ साथ उसने क्या किया? स्पेन और पुर्तगाल से संधि कर ली। अब स्पेन और पुर्तगाल से उन्होंने संधि कर ली, इससे उन्हें अनेक अन्य उपनिवेशों में भी शासन या व्यापार करने का वो मौका मिला। पुर्तगाल से जब संधि हुई तो वे ब्राजील में व्यापार करने लगे। अब जब इन कार्यों के बाद जब स्टुअर्ट के काल में अमेरिका की 13 बस्तियों पर उन्होंने क्या किया? अपना अधिकार कर लिया, उन्हें अपना उपनिवेश बना लिया। स्टुअर्ट के काल में अमेरिका की 13 बस्तियों पर उन्होंने अपना उपनिवेश स्थापित कर लिया और अपने व्यापार को आगे बढ़ाने लगे। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना व्यापार स्थापित किया और भारत को क्या बनाया? फिर बाद में अपना उपनिवेश बनाया और उसका दोहन शुरू कर दिया। इंग्लैंड को किस किस के साथ संघर्ष करना पड़ा? हॉलैंड के साथ, फ्रांस के साथ, स्पेन के साथ, पुर्तगाल के साथ आदि के साथ उन्होंने संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने क्या किया? संघर्ष को दबाया और व्यापार को खूब बढ़ाया और व्यापार के मामले में अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा सफलता प्राप्त की। नंबर 2 है फ्रांस। 15वीं से 18वीं शताब्दी तक फ्रांस की जनसंख्या थी, वो कितनी थी? 20 करोड़ जनता थी और वहां पर सामंतवाद का बोलबाला था। अगर सामंतवाद था, इसके कारण वहां पर राजनीतिक एकता कभी कायम नहीं हो सकी। लेकिन हेनरी चतुर्थ व लुई 13वें ने, हेनरी चतुर्थ और लुई 13वें ने अपने देश को शक्तिशाली यानी फ्रांस को शक्तिशाली बनाने के लिए कुछ कोशिशें की, कुछ प्रयास किए। लेकिन 1610 में हेनरी की हत्या कर दी गई। अब उस हत्या के कारण क्या हुआ कि फ्रांस में युद्ध छिड़ गया। अब युद्ध हुआ तो इसके कारण फ्रांस को जान माल की काफी हानि हुई और उनके व्यापार को काफी आघात पहुंचा। लेकिन वाणिज्यवाद को व्यावहारिक रूप लोई सम्राट 14वें थे, उनके वित्त मंत्री काल्बर्ट ने वाणिज्यवाद को व्यावहारिक रूप प्रदान किया और उसने विदेशी व्यापार यानी फ्रांस के जो विदेशी व्यापार था उसको बढ़ाने के लिए क्या किया? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। और कब की? 1664 में कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की 1664 में। अब कोलबर्ट ने वाणिज्यवाद को व्यावहारिक रूप दिया था, तो इसलिए फ्रांस में वाणिज्यवाद को किस नाम से जाना जाता है? कोलबर्टवाद के रूप में। इसका नाम क्या है? कोलबर्टवाद। ठीक है। अब कोलबर्ट ने क्या किया कि सारी शक्तियां सरकार के नियंत्रण में कर दी। तो उन्होंने क्या किया? नहरों व सड़कों का निर्माण करवाया। पहला काम उन्होंने क्या किया? नहरों और सड़कों का निर्माण किया।
खादानों के निर्यात पर रोक लगाई, जो अवैध खादानों से निर्यात हो रहा था उस पर रोक लगाई, और एक शक्तिशाली जहाजी बेड़े का निर्माण किया कि एक जहाजी बेड़ा बनाया जिससे वो विदेशों में व्यापार कर सके। लुई 15वें तक ये वाणिज्यवाद के जो सिद्धांत है, ये जो उन्होंने कार्य प्रणाली बनाई थी, वो सुचारू रूप से चलती रही। लेकिन बाद में क्या हुआ, फ्रांस में फिर युद्ध छिड़ गया, जिसके कारण उसका वाणिज्यवाद यानी जो व्यापार था उसको काफी आघात पहुंचा और उन्हें जान माल की काफी हानि हुई। अब हम बात करते हैं तीसरे, स्पेन की। स्पेन में क्या हुआ कि स्पेन में वाणिज्यवाद का विस्तार सम्राट चार्ल्स तथा उसके उत्तराधिकारी जो थे फिलिप, उनके शासनकाल में इसका विस्तार हुआ। अब वो जो फिलिप और सम्राट चार्ल्स थे, उन्होंने औद्योगिक विकास की अपेक्षा क्या किया, सोने चांदी को इकट्ठा या महत्व देना शुरू कर दिया। और इसी क्रम में 1492 में कोलंबस ने किसकी खोज की, अमेरिका की खोज की 1492 में कोलंबस ने। अब कुछ समय बाद अमेरिका के जो क्षेत्र थे जिसमें बोलिविया, पेरू, मैक्सिको आदि में क्या हुआ, सोने की खानें प्राप्त हुई। अब सोने की खानें प्राप्त हुई तो अमेरिका का क्या हुआ, महत्व बढ़ गया। अब हर कोई अमेरिका में व्यापार करना चाहता था, उससे क्या करना चाहता था, सोना चांदी लेना चाहता था। चार्ल्स 5वें थे, उन्होंने क्या किया, विदेशियों को अपने उपनिवेश जो अमेरिका था उसमें व्यापार करने की आज्ञा दे दी। लेकिन उसके तुरंत बाद फिलिप द्वितीय ने क्या किया, विदेशों पर जो विदेशी व्यापार करते थे उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया और विदेशी जहाजों पर भी रोक लगा दी कि विदेशों से या कोई भी विदेशी हमारे उपनिवेश जो अमेरिका है उसमें व्यापार नहीं कर सकता। केवल स्पेन के लोग ही उसमें व्यापार करेंगे और वो भी सरकार द्वारा अनुमति पत्र लिए जाएगा सरकार से, तभी स्पेन के लोग उसमें व्यापार कर सकते हैं। अगर कोई विदेशी अमेरिका में अगर व्यापार करने के लिए घुसता है तो उसे क्या हुआ, कठोर कारावास से दंड दिया जाता था। और जो फिलिप थे उन्होंने क्या किया, एक शक्तिशाली जहाजी बेड़ा तैयार किया और अपना उपनिवेश था उसी में उन्होंने व्यापार किया। अब स्पेन के जो नागरिक थे वो व्यापार तो करते थे, लेकिन उनको क्या हुआ, आयात और निर्यात पर भारी कर देना पड़ता था, उन पर बहुत सी शर्तें लागू कर दी गई थी। अब फिलिप तृतीय और चतुर्थ के समय दीर्घकालीन युद्ध हुए। अब जब युद्ध हुआ तो क्या हुआ कि भाई जो उनका व्यापार था वो ठप पड़ गया और युद्ध में जो खर्चा हुआ और जो नुकसान हुआ उसके कारण जो ये नीति थी, जो व्यापार था वो बहुत ही कम हो गया, यानी कि बंद के कगार पर आ गया। अब हम इसमें ही चौथे की बात करते हैं, पुर्तगाल यूरोप का एक छोटा सा देश है, लेकिन इसके नाविक और व्यापारिकों के अदम्य साहस की वजह से इन्हें एक औपनिवेशिक शक्ति बनाया। इसे एक शक्तिशाली औपनिवेशिक शक्ति बनाया। वास्को डी गामा जो भारत के कालीकट क्षेत्र में आए थे, उन्होंने 1498 में भारत की खोज की वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा जब भारत आए तो भारत की व्यवसायिकता को देखकर वो बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने अपने देश यानी कि जो पुर्तगाल था उसका ध्यान किसकी ओर किया, भारत की ओर व्यापार करने के लिए। अब 16वीं सदी में पुर्तगाल ने क्या किया, लंका के अनेक यानी जो लंका प्रदेश था उसके अनेक देशों को अपने अंदर कर लिया, यानी उस पर कब्जा कर लिया और अनेक देशों जिसमें चीन, जापान अनेक देश आए और उनके साथ क्या की, मित्रता की और उनके साथ व्यापारिक संबंध बनाए और उन्होंने जगह जगह यानी कि चीन में भी जापान में भी अपनी बस्तियां स्थापित की। और स्पेन व अंग्रेजों इन बस्तियों के कारण किनको आघात पहुंचा, स्पेन के लोगों को और अंग्रेजों को, और उनके साथ जो पुर्तगाल का क्या हुआ,
संघर्ष हुआ, पुर्तगाल के साथ संघर्ष हुआ। और 1580 में स्पेन ने पुर्तगाल को हरा दिया और अपने कब्जे में कर लिया। लेकिन 1600 ईस्वी में पुर्तगाल है वो पुनः आजाद हो गया और व्यापार करने लगा। लेकिन ब्राजील में, जो अमेरिका का ब्राजील क्षेत्र है, उसमें सोने की चांदी की खानें फिर प्राप्त होने के कारण क्या हुआ कि पुर्तगाल उसकी तरफ हो गया, फिर उसका आकर्षण उसकी तरफ हो गया। लेकिन 1700 में इंग्लैंड ने पुर्तगाल को हराकर अपना उपनिवेश बना लिया। अब इन लड़ाई झगड़ों के कारण और उपनिवेश बनने के कारण उनको व्यापारिक मामलों में काफी हानि हुई और उन्हें इस क्षेत्र में काफी आघात पहुंचा। अब इसके बाद बात करते हैं हम पर्सिया की। पर्सिया में फ्रेडरिक महान के शासनकाल में, जो 1740 से 86 तक था, उसमें वाणिज्यवाद के विचारधारा थी उसको सैद्धांतिक रूप प्रदान किया। अब फ्रेडरिक महान ने क्या किया, उद्योगों व व्यापार की सुरक्षा के लिए कठोर नियम बनाए, आयात व निर्यात के कर निर्धारित किए और देश को मजबूत बनाने के लिए अनेक ऐसे कार्य किए जिससे देश को समृद्ध व शक्तिशाली बनाया जा सके। उन्होंने विदेशी व्यापार के लिए भी नियम निर्धारित किए कि विदेशों से कम से कम आयात हो और ज्यादा से ज्यादा निर्यात हो, कि कम से कम आयात हो और ज्यादा से ज्यादा निर्यात हो। विदेशी नीति के तहत उन्होंने वाणिज्यवादी विचारधारा को एक सही ढांचा दिया और उनके काल में कि जो वाणिज्यवाद विचारधारा थी वो चरम सीमा पर थी। अब अगला है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में 18वीं सदी में जब फिलिप वॉन हॉर्मिक ने वाणिज्यवादी विचारधाराओं को आगे बढ़ाया या उनको कार्य रूप दिया, उन्होंने क्या किया, अनेक बड़े बड़े उद्योगों को विकसित किया और अपने देश व राज्य को शक्तिशाली व समृद्ध बनाया। कम मात्रा में विदेशी वस्तुएं मंगवाई, कम मात्रा में विदेशी वस्तुओं का उन्होंने प्रयोग किया और राज्य को अधिक वैभवशाली व धन समृद्ध बनाया। अगला आता है हॉलैंड। 17वीं शताब्दी तक हॉलैंड एक प्रसिद्धि प्राप्त देश बन चुका था, उन्हें हर चीज में प्रसिद्धि प्राप्त हो चुकी थी। स्वीडन, डेनमार्क आदि जो हिस्से थे वो क्या हो गए, डचों के हाथों में आ गए। और डच क्या करते थे, इनसे अनाज, तांबा और कच्चा माल लेते थे। अब डच क्या करते थे भाई, हॉलैंड में सबसे ज्यादा क्या होता था, जहाजों का उत्पादन, यानी जहाजी उद्योग सबसे ज्यादा विकसित था और जहाजों को बेचकर, यानी जहाजी बेड़ों को बनाकर वो बेचकर सबसे बड़ी धनराशि कमाते थे। अब डचों ने क्या किया, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और उन्होंने क्या किया, इंडोनेशिया को अपने कब्जे में ले लिया। और डचों ने क्या किया कि भारत में भी अपनी बस्तियां स्थापित कर ली। ईरान, जापान, चीन आदि के साथ भी उन्होंने व्यापारिक संबंध स्थापित कर लिए। दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के पूर्वी व पश्चिमी तटों पर भी क्या किया, अपने उपनिवेश स्थापित कर लिए। उस समय जो कागज जाता था वो किससे जाता था, हॉलैंड की मिलों से। हॉलैंड की मिलों से जाता था। हॉलैंड का कागजी उद्योग उस समय बहुत प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका था। अतः हम कह सकते हैं कि हॉलैंड जो था उस समय व्यापार में काफी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका था और अपने व्यापार के चरम सीमा पर था और इससे अपना उनका देश समृद्ध व शक्तिशाली बना हुआ था। अब वाणिज्यवाद के विस्तार के बारे में पढ़ा है हमने कि वहां कहाँ हुआ, इंग्लैंड में हुआ, फ्रांस में, स्पेन में, पुर्तगाल में, पर्सिया में, ऑस्ट्रेलिया और हॉलैंड आदि में उनका विस्तार हुआ। वीडियो पसंद आई हो
तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।